हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड इसका लेक्चर नंबर 3 आ गया है। इस वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में एंड किया था वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम रिकैप लेंगे। यहाँ ये जो प्रोसेसेस को हमने पढ़ाया था उनको एक बार थोड़ा सा और देख लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस को हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। एंड मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैंने हीट एंड वर्क क्यों लिखा है, क्योंकि हीट एंड वर्क जब आपको समझ में आएंगे, इनकी बेसिक जानकारी होगी, तभी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं ये प्रोसेसेस क्या होते हैं। अब देखो, इन प्रोसेस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता चल गया होगा हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन है। इसलिए मैं यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लेंगे इस लेक्चर में, एंड देन उसके बाद हमें और यही प्रोसेसेस को पढ़ना है। ठीक है, किस टर्म में पढ़ना है, जब वर्क आप निकालेंगे, ठीक है, वर्क को फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें हमें इन प्रोसेसेस को वापस से पढ़ना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस क्या होते हैं, जो कि आप समझ भी चुके हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होते हैं कि कोई भी जैसे सिस्टम है, सिस्टम मान लीजिए सिस्टम है, ओके, तो इसकी किसी भी एक स्टेट में प्रेजेंट है, किसी भी स्टेट में है। अब सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होंगी जो उसकी स्टेट को डिफाइन करेंगी। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। ओके, जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, जब ये जो वेरिएबल हैं इनमें चेंजेस होंगे, जब ये चेंजेस होंगे तो क्या होगा, ये ऐसे तो चेंजेस होंगे नहीं, कोई तो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू चेंजेस होते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, इसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 में पहुंच गया। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, जैसे कि एन डैश, टी डैश, वी डैश, पी डैश, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। मतलब इनके जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इनमें चेंजेस हो जाएंगे। सेकंड जो स्टेट है उसमें पहुंच जाएगा सिस्टम, राइट। तो ये किसके थ्रू होता है, ये चेंजेस जो हुए वो उनको ही हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस। ठीक है, अब इनको हम डायरेक्शन से दिखाते हैं कि किस साइड में प्रोसीड हुआ है, मतलब प्रोसेस जो है किस तरीके से हुआ है, कि स्टेट चेंज किस तरीके से हुई है। तो यही होते हैं प्रोसेस। ओके, इनमें कुछ चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएंगे। अब देखिए, तो अब हम इनको समझते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे साथ साथ एंड इनको अच्छे से समझेंगे। अब देखो, फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। कि जब वो प्रोसेस चल रहा है स्टेट 1 से स्टेट 2 में, जो कोई सिस्टम पहुंच रहा है एक तरीके से, तो उसमें जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कोई भी प्रेशर का चेंज नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और एक बात आप याद रखिए, हम आइडियल गैसेस के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं, PV = nRT। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स रखना है एंड क्या करते जाना है, आइसोबारिक है तो मतलब हम प्रेशर को फिक्स कर देंगे। ठीक है, प्रेशर फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं। ये तो कांस्टेंट है ही, इसको हमने ये भी गैस कांस्टेंट है, ठीक है, R, एंड इसको हमने कांस्टेंट कर दिया। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्या होगा, देखिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हम वहां पे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसको हम समझते हैं कि जब ये प्रोसेस होता है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर है, ग्राफ भी समझ लीजिए कैसे बनाते हैं। कोई भी एक प्रेशर लिया हमने, वहां पे इसको कोई सिस्टम प्रेजेंट है, उसकी स्टेट प्रेजेंट है, मान लीजिए ये स्टेट है इसकी। ओके, अब क्या होता है, हमने प्रेशर को चेंज नहीं करना, तो किसको चेंज करना है, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, इस तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
प्रेशर हमने सिर्फ फिक्स किया है, यहाँ कोई भी प्रेशर है, कोई भी XYZ कुछ भी प्रेशर है, वहां प्रेशर को फिक्स करने के बाद टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो हो जाएगा वो क्या आएगा, ग्राफ आएगा, राइट। अब ये जो प्रोसेस हुआ है ये प्रोसेस ही हो रहा है, ठीक है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। तो इसके ड्यूरिंग जब ये प्रोसेस हुआ है तो इसमें कोई भी प्रेशर में चेंज नहीं हुआ, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर ये जैसे प्रोसेस चल रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ प्रेशर में, मतलब थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। dP = 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब ये प्रोसेस चल रहा है तो बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है प्रेशर, इसका मतलब ये है। और ये मतलब स्मॉल चेंज के लिए है, मतलब जो स्मॉल चेंजेस ही नहीं हो रहे प्रेशर में तो बड़ा चेंज कैसे होगा, ठीक है। तो ये बड़े चेंज के लिए होता है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक फाइनली, मतलब इनिशियल एंड फाइनल के बीच कितना चेंज हुआ, तो ये 0 हो गया। तो एक बात आप याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनके ऊपर अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो देखो, जब छोटा सा चेंज नहीं होगा इसका मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा प्रेशर में, प्रेशर के अंदर, तो टोटल जो चेंज है वो भी 0 आ जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब छोटे छोटे चेंजेस ही नहीं हो रहे तो बड़ा चेंज कैसे आएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से आप रिलेट कर सकते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करते हैं वो भी पॉजिटिव वे में, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा एक दिन, ठीक है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो यही कहानी चलेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे, ओके। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, अब आप खुद से सोचिए, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो dt जो स्मॉल चेंजेस होंगे, जो प्रोसेस चल रहा है तो उसके ड्यूरिंग जो स्मॉल चेंजेस होंगे वो कोई कुछ भी नहीं होगा, मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। जब प्रोसेस चल रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है सिस्टम, तो उसके जो प्रोसेस चला है उसके ड्यूरिंग बिल्कुल भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। dt = 0, मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर = 0 है, तो मतलब कोई चेंज डेल्टा t भी 0 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 0 होगा तो ये 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 हुआ है और ये 0 नहीं है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा, समझाऊं, चलिए देख लेते हैं। सभी में ये कंडीशन लागू होगी कि अगर ये 0 है मान लीजिए और ये 0 नहीं है तो वो आइसोबारिक प्रोसेस नहीं होगा। चलिए देखते हैं, पहले इसी से समझते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई एक स्टेट थी, ठीक है, इसमें सिस्टम है, कोई प्रोसेस हुआ और फाइनली ये यहाँ पे पहुंच गया। तो अब देखिए स्टेट तो सेम है, यहाँ पे टेम्परेचर वही होगा, यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर T है, यहाँ पे भी टेम्परेचर T है, लेकिन सॉरी प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर P है, ओके, एंड यहाँ पे भी जैसे प्रेशर P है, ओके। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं जब प्रोसेस हुआ है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हुआ है, इनमें चेंजेस हुए हैं, स्मॉल चेंजेस हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अगर हम इस तरीके से स्ट्रेट चल रहे हैं तो प्रेशर में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो इतना ये चेंज आ जाएगा, इसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस आते चले जाएंगे। यहाँ पे देखें तो कुछ और प्रेशर होगा, यहाँ अगर हम देखते हैं तो कुछ और प्रेशर होगा। इस तरीके से प्रेशर अगर चेंज हो रहा है, मतलब स्मॉल चेंजेस अगर आ रहे हैं तो ये आइसोबारिक प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ है, इसका मतलब प्रेशर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, छोटे छोटे चेंजेस नहीं हुए, इसलिए कोई बड़ा चेंज नहीं आया, समझ गए। इससे सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, सेम इसी तरीके से हो जाएगा कि इसमें वॉल्यूम, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहे, सेम रहे, ठीक है, कांस्टेंट रहे, तो हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके अंदर स्मॉल चेंजेस नहीं होंगे, मतलब जो स्मॉल चेंजेस हैं वो 0 हो जाएंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस कब होगा, जैसे कि हमने ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट डिसाइड किया, ओके, कोई भी पॉइंट डिसाइड किया एंड इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दी, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर कि वॉल्यूम कहाँ पे वेरी कर सकता है, या तो आप इस साइड जाओगे या फिर इस साइड जाओगे, तो वॉल्यूम क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से हमारी ग्राफ है तो प्रेशर में तो चेंज आ रहे हैं, देखिए प्रेशर में चेंज आ रहे हैं, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन वॉल्यूम क्या है यहाँ पे फिक्स है,
ठीक है, वॉल्यूम को जब फिक्स कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। जब आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं, तो क्या हो रहा है, जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के टेम्परेचर के। जैसे जैसे क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर भी उसका इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि उसके जो अंदर की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक। इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए ये ऐसे अगर करती हूं, इस तरीके से अगर कोई है, तो यहाँ पे स्टेट पे तो देखिए, यहाँ पे जो स्टेट है, एक स्टेट है दूसरी स्टेट, यहाँ एंड यहाँ जो वॉल्यूम है वो तो सेम है, बट आप देख सकते हैं जब इस तरीके से हम कोई प्रोसेस बना रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम में तो चेंज हुआ है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, एंड देन अगेन क्या हुआ है, ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो ये जो प्रोसेस होगा ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं होगा। फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसी के अंदर ये प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी मुझसे प्रीवियस वीडियो में, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो उसमें क्या, देखिए एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें चेंज हीट नहीं लिखेंगे हम, इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि चेंज इन हीट, क्योंकि हीट में चेंज हम क्यों नहीं लिखते, हम चेंज किसके लिए लिख सकते हैं, जब कोई स्टेट फंक्शन हो, मतलब जो स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये है आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल इस तरीके से हो जाएगा, आइसोथर्मल। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि इसके जो फर्स्ट स्टेट है ये क्या थी, एंड जो अनदर जो स्टेट में सिस्टम पहुंचा वो क्या है। तो सिर्फ ये पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, किस रास्ते से गए उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करे। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं कि ये इनके बीच जो स्टेट है, इनिशियल एंड फाइनल, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब ये जो है हीट हमने पढ़ा है, ये क्या है, मोड है ट्रांसफर का, एनर्जी के ट्रांसफर का सिर्फ एक मोड है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है हीट की फॉर्म में, या तो अंदर या फिर बाहर। ठीक है, सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर। ओके, तो ये जब चेंज नहीं होगी किसी भी सिस्टम की या फिर किसी भी स्टेट में, जब कोई सिस्टम है तो वहां उसकी कंटेंट ऑफ हीट वो जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा हीट का, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एडियाबेटिक। ठीक है, अब ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें इस तरीके से आप कभी भी मत लिखना डेल क्यू इज इक्वल टू 0, ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है ये से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब देखो, लेकिन इसमें वर्क डन जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, वर्क डन जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही है, जो प्रीवियस में मैंने कुछ शायद इस तरीके से लिख दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इस तरीके से शायद मैंने लिखा होगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बाद में विजुअलाइज किया, उसको देखने के अपलोड करने के बाद मैंने देखा तो ये गलत है, लेकिन ये ठीक है बिल्कुल कि इसमें हीट बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं होगी। हमने पहले भी बात की है कि कोई भी सिस्टम होता है उसमें से हीट या तो मतलब एनर्जी या फिर मैटर का एक्सचेंज होता है। तो एनर्जी जो है, एनर्जी वो 2 टाइप से एक्सचेंज कर सकती है सिस्टम के अंदर या फिर सिस्टम के बाहर। कैसे एक्सचेंज हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। 2 ही है हमारे पास, पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क की फॉर्म में। तो जब हीट की फॉर्म में ये बाहर नहीं निकल रही या फिर अंदर नहीं आ रही है, तो किसकी फॉर्म में होगी, ये जो एनर्जी है इसका एक्सचेंज होगा वर्क की फॉर्म में। ठीक है, कि मतलब क्या हो जाएगा, वर्क हो सकता है, हीट चेंज नहीं हो रही, तो दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या बचता है, दूसरा पाथ क्या बचता है, वर्क, उसके ऊपर वर्क हो जाए। ठीक है, या तो इसको जैसे कोई भी सिस्टम है उसको कंप्रेस कर दिया जाए, कंप्रेस कर दिया जाए तो क्या होगा, वर्क हो गया, वर्क डन हो गया ऑन द सिस्टम। या फिर क्या कर दिया जाए, इसको एक्सपेंड कर दिया जाए। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, एक्सपेंड कर दिया जाए, तो क्या होगा, इसने वर्क किया सिस्टम के ऊपर। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से बहुत ही शार्प आएगा। ये हो गया एडियाबेटिक एंड ये हो गया आइसोबारिक। समझ में आया होगा आई होप आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं।
लेकिन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने से पहले आपको हीट के बारे में पता होना चाहिए एंड वर्क के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं पहले पढ़ा देती हूँ आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। उसमें पहले आपको क्या पढ़ना होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पहले समझने के लिए आपको हीट एंड वर्क के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे। ये क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू Q प्लस W, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं किसके लिए, हीट के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, हीट क्या है। अब देखो हीट क्या होती है, आपको पता है कि एक्सचेंज होता है एनर्जी का सिस्टम से एंड सराउंडिंग के बीच, दोनों के बीच एक्सचेंज होता है एनर्जी का, मतलब एनर्जी को एक्सचेंज कराया जाता है किसके थ्रू, हीट के थ्रू, सिस्टम एंड सराउंडिंग में, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखिए हीट क्या है, जब भी हीट का एक्सचेंज होता है, मान लीजिए हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है। अब देखो हीट का फ्लो कैसे होता है, जिस साइड में जहां पे जिसका हीट ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होगा, वहां से वो जहां कम होता है उस तरफ मूव करती है, ठीक है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी को फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पट्टियां रखते हैं, ठीक है, पानी में भिगो के हैंकी को मान लीजिए हम क्या करते हैं, हेड पे रखते हैं। तो क्या होता है कि जो हेड में जो हीट है, जो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो चुका है, तो वो एनर्जी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में हैंकी के ऊपर आती है, वो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है, देखा है ना। और मतलब कब तक होती रहती है इसका फ्लो, जब तक कि जो हैंकी है, जो आपने यहाँ पे रखा है हैंकरचीफ, उसका टेम्परेचर एंड आपके हेड का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, हीट का फ्लो तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 50 जूल हीट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये क्या करेगी, सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाएगी, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाएगी। तो कब तक, मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 30 जूल है, तो कब तक जाएगी हीट का ट्रांसफर, कब तक होता रहेगा, जब इन दोनों का ही जो हीट कंटेंट है, मतलब टेम्परेचर है, वो बराबर हो जाए, ठीक है। जब तक बराबर हो जाए तब तक ये फ्लो करती रहेगी, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, जहां पे हीट ज्यादा होगी एंड जहां कम होगी उस साइड में ये मूव करती है, ओके। ये क्या है, इसके सारे कैरेक्टर लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। ये क्या है, एक पाथ फंक्शन है, ठीक है, ये एक तरीका है, पाथ है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से हमने हीट को ट्रांसफर किया है, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अब देखिए जो हीट होती है उसके कुछ कैरेक्टर्स हम लिखते हैं एंड समझते चलते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हीट होती क्या है। हीट is the way of या फिर form of transfer या फिर exchange लिख लीजिए, exchange of energy between system and surrounding, between system एंड सराउंडिंग, ठीक है। ये क्या है, एक वे है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब देखो कोई भी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच जब हीट ट्रांसफर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच जैसे कि एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में हो रहा है। तो ये जो हीट है, जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, यहाँ से हीट बाहर निकल रही है, तो क्या करेगा, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अंदर जाए या फिर बाहर। तो क्या होता क्या है कि इंटरैक्शन होते हैं, जब हीट एक साइड से दूसरे साइड में जाएगी, ठीक है, मतलब एनर्जी हीट की फॉर्म में, मान लीजिए सिस्टम से सराउंडिंग में आ रही है, तो सराउंडिंग में गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, अच्छे से समझ लीजिए। तो जब यहाँ पे क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, इंटरैक्ट ही करेगी, ठीक है, इन मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरैक्ट करेगी तो क्या होगा, इनके अंदर
मोशन इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इनमें मोशन इंड्यूस हो जाएगा। ओके, मोशन होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो क्या होगा, जब हीट, हम बोल सकते हैं एनर्जी हीट की फॉर्म में जब इनके साथ इंटरैक्ट करती है, ठीक है, इंटरैक्ट करती है तो मोशन इंड्यूस होगा। अब ये जो मोशन होगा मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये रैंडम होगा, ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होगा। कोई मॉलिक्यूल इधर दौड़ेंगे, कोई इधर, कोई इधर, मतलब क्या होगा कि ये जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज कर देती है हीट। समझ पा रहे इस चीज को, जब एनर्जी हीट की फॉर्म में किसी भी सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं इंटरैक्शन हो रहा है। यहाँ पे जैसे अंदर से बाहर आ रही है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सराउंडिंग में, वहां पे हीट का क्या होगा, इंटरैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के साथ। अब वो जो मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्शन होगा उसकी वजह से क्या होगा, मोशन इंड्यूस हो जाएगा। वो जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जब मोशन इंड्यूस होगा तो वो किस तरीके से होगा, उनमें रैंडम वे में। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इनका मोशन बिल्कुल रैंडमली हो जाएगा, ये डिसऑर्डर फॉर्म में इनका इंटरैक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, डिसऑर्डर फॉर्म में। कोई ऑर्डर है क्या, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर घूम रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये जो मोशन है वो डिसऑर्डर फॉर्म में, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डिसऑर्डर, या फिर हम बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लीजिए। जब भी हीट का एक्सचेंज होता है मतलब इंटरैक्शन होता है तो क्या होगा, मोशन इंड्यूस होगा जहां पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ओके, जिस तरफ वो इसका मोशन हो रहा है, चाहे कहीं भी हो, मतलब इंटरैक्शन हो रहा है, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उनमें मोशन इंड्यूस हो जाएगा। मोशन कैसा होगा, डिसऑर्डर फॉर्म में होगा, या फिर हम बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा हीट का, कि हीट इज ए डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्डर फॉर्म लिख लीजिए, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ में आया क्यों? सब ये लिखवा लेते हैं कि डिसऑर्डर फॉर्म होती है, लेकिन क्यों होती है अब समझ में आ गया। ओके, अब जो हीट है ये क्या है, पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन, हीट क्या है, हीट इज पाथ फंक्शन, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि एक स्टेट जैसे दूसरी स्टेट में कोई प्रोसेस हुआ है, मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट में है गई है, तो उसके लिए जो प्रोसेस हुआ है तो वो प्रोसेस किस तरीके से हुआ है, तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से हुआ है, या फिर इस तरीके से हुआ है, ठीक है, किस तरीके से हुआ है, तो ये डिपेंड करती है पाथ के ऊपर। तो उस केस में जो इसकी जो वैल्यू आएगी, क्वांटिटी आएगी, वो भी डिफरेंट होगी, हीट कंटेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट पाथ में। ओके, तो ये क्या करती है, पाथ फंक्शन है। आपको पता है पाथ फंक्शन दो ही हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जो ये क्या करती है, एनर्जी को एक तरीके से एक्सचेंज करवाती है, सिर्फ एक ये तो जरिया है, ठीक है, वे है करवाने का। तो इसकी जो यूनिट होंगी वो एनर्जी वाली यूनिट ही होंगी। तो इसकी जो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी, जूल। ओके, अब ठीक है, जूल हो जाएगी। अब और इसके क्या कैरेक्टर हैं, ये कैसा है, पाथ फंक्शन है, पता चल गया। यूनिट इसकी ये होती है, हीट क्या है, डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर होते हैं इसके। अब हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, या तो क्यू से लिखते हैं या फिर इसको इस स्मॉल क्यू से लिख देते हैं। ओके, अब इसकी आयुपेक जो नॉमेनक्लेचर है, IUPAC, आयुपेक जो नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन हम देखेंगे। साइन कन्वेंशन कि किस तरीके से कब हम हीट को पॉजिटिव या फिर कब हीट को नेगेटिव लेते हैं। तो देखो, समझ लेना, सिस्टम है, सिस्टम से अगर हीट, सिस्टम अगर हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, हीट
released by the system। अगर किसी सिस्टम में से हीट निकल रही है, ठीक है, किसी सिस्टम में से हीट सराउंडिंग में जा रही है निकल के, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम लेंगे Q हो जाएगा नेगेटिव, उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लिखेंगे। जब भी हीट रिलीज हो रही है बाय द सिस्टम तो वो नेगेटिव होगी। आप ऐसे याद रखिए, अगर आपकी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं, निकल रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर आप गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर तो आपकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, राइट, ऐसे याद रखिए। अगर सिस्टम, आप किसको मान रहे हैं, अपने आप को मान के चलिए एक बार के लिए, ओके, सिस्टम कौन है, आप है। अगर आप अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं हीट की फॉर्म में तो वो कैसी है, नेगेटिव है। अगर आप एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, एनर्जी ले रहे हैं हीट की फॉर्म में, मतलब जब सराउंडिंग से हीट आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जब आप हीट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी तो है, मतलब हीट की फॉर्म में आ रही है तो वो कैसी है, अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव। ये किसने बोला है, आयुपेक के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन होता है हीट का, ओके। तो अब देखिए जो फिजिक्स एंड जो केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स है उसमें साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो इनको आप बिल्कुल भी रिलेट ना करें, ना तो फिजिक्स की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स करके नहीं पढ़ें, क्योंकि साइन कन्वेंशन में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, हीट की साइन कन्वेंशन पता चल गई कि जब एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी सिस्टम में, ठीक है, एब्जॉर्ब होगी तो क्यू की वैल्यू आप क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, आप अपने अंदर हीट ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। अगर रिलीज कर रहे हैं तो क्यू की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ओके, समझ गए। तो ये सारी बातें थी हीट के लिए। अब हीट कैपेसिटी ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन देना था, समझ गए होंगे आई होप इन सबको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्क की, कि वर्क क्या होता है। वर्क क्या होगा, देखिए वर्क को हम W से लिखते हैं, सबको पता है। वर्क क्या होता है, हमने बताया कि एनर्जी का एक्सचेंज होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, किसकी फॉर्म में, या तो वो किसकी फॉर्म में होगा, वर्क की फॉर्म में, या फिर होगा हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में कब होता है कि मतलब जब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, ठीक है, ये आप लाइन लिख लीजिए, जब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस हो तो हीट का फ्लो होता है, मतलब हीट ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, ठीक है, तो होता है किसकी, एनर्जी का ट्रांसफर हीट के थ्रू। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, सिस्टम का टेम्परेचर अलग है, सराउंडिंग का अलग है, तो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, किस फॉर्म में जाएगी, हीट की फॉर्म में एक्सचेंज होगी। लेकिन अगर हीट की फॉर्म में सेम टेम्परेचर पे ही हैं दोनों, तो हीट की फॉर्म में ना होके क्या होगी, वर्क की फॉर्म में होगा। अब वर्क क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। एक्सचेंज of energy not due to temperature difference between system and surrounding, or we can say not ड्यू टू हीट, ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज हीट की वजह से नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। इसकी वर्क की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। वर्क जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिक वर्क, मैकेनिकल वर्क, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, ये वर्क कैसा है, पाथ फंक्शन है। अब देखो इलेक्ट्रिक वर्क मतलब जैसे कोई रॉड होती है, वो आपने पानी में डाली तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हुआ, वर्क हुआ। अब आप उस हीट को हीट मत मानिए उस चीज को, मतलब हीट की वजह से वो नहीं हुआ है, कोई वर्क हुआ है, ठीक है,
इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक वर्क, जिसकी वजह से मतलब हीट की वजह से ऐसा नहीं हुआ। क्या रोड शुरू में गर्म थी? नहीं थी ना। तो इलेक्ट्रिक वर्क हुआ जिसकी वजह से वो टेम्परेचर डिफरेंस आया, राइट, बाद में। लेकिन मैकेनिकल वर्क क्या होता है, इसमें भी हीट इन्वॉल्व नहीं है, जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व नहीं है वो हो जाएगा वर्क, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, मैकेनिकल, या तो आप किसी सिस्टम के ऊपर वर्क कर दो, ठीक है, या फिर सिस्टम से वर्क करवा लो, तो वो होते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो तो उसको कंप्रेस कर रहे हो, जब आप सिस्टम से वर्क करवा रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्या करवा रहे हो, सिस्टम से वर्क करा रहे हो, इसका मतलब एक्सपेंशन है। तो ये कैसे होगा, इसमें टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच डिफर नहीं करेगा। जब क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम में ही चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं, ओके। इसकी कैरेक्टर की बात कर लेते हैं पहले। वर्क क्या है, ये भी वर्क इज path function, it does not depend on state of the system। ये सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये भी पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ स्टेट, इस स्टेट से स्टेट में जाने के बाद, जाने के लिए कौन सा रास्ता तय हुआ है, ठीक है, कौन से रास्ते से गए हैं, किस तरीके से चेंज होता हुआ गया है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर। अगर हम यहाँ से देखें कि वर्क डन क्या हुआ यहाँ से, तो यहाँ एंड यहाँ, और अगर इस यहाँ की बात करें तो इन सब में जो वर्क की वैल्यूज आएंगी ना, वो सब में अलग अलग होंगी, मतलब वर्क डन सब में अलग अलग आएगा लेकिन स्टेट फाइनली हम यहीं पे पहुंच रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है पाथ के ऊपर कि पाथ कौन सा उसने तय किया है, राइट। तो ये हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइज की जगह क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म होती है, ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेम वही बात है जैसा कि हमने उसमें देखा, ठीक है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है एक तरीके से। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच इंटरेक्शन हो रहे हैं, हीट की फॉर्म में नहीं, वर्क की फॉर्म में, मतलब कोई वर्क हो रहा है सिस्टम में या फिर सराउंडिंग में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सिस्टम से सराउंडिंग में वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं गैस के, तो उनके ऊपर जैसे कोई वर्क हुआ, मैकेनिकल वर्क हुआ, अगर ये सिस्टम एक्सपेंड हुआ, मान लीजिए हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे गैस के, तो उनके ऊपर वर्क करेगा। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ एक तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है एनर्जी का, तो इसमें एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है, इनके एक ऑर्डर्ड फॉर्म में इनका मोशन हो जाएगा। जब भी इंटरेक्शन होता है एनर्जी का तो मोशन क्रिएट होते हैं, ठीक है, मोशन क्रिएट होते हैं, इंड्यूस होते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल के जो मोशन होंगे वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होंगे, इस तरीके से नहीं बिखरेंगे इधर उधर, ठीक है। जैसे कि टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को जब लाइन से लेके जाता है कहीं भी, तो वो इधर उधर भाग के नहीं जाते, वो सारे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जब वर्क होता है तो वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, इस तरीके से रैंडमली नहीं होता, ओके, एक स्पेसिफिक तरीके से होता है। जैसे अगर एक्सपेंशन हुआ तो इस तरीके से इन सबका मोशन हो जाएगा, मोशन इंड्यूस होगा इस साइड में इस तरीके से, ओके, सारे के सारे मॉलिक्यूल इधर भागेंगे। अगर इसके ऊपर आप वर्क कराते हो, तो जैसे इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, हमारा सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे तो वो क्या करेंगे, अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर कंप्रेस कर रहे हो, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, टिप प्रेशर को लगा रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, जो मॉलिक्यूल हैं उनका क्या होगा, उनके अंदर क्या होगा, एनर्जी की वजह से इंटरेक्शन होंगे। इंटरेक्शन क्या क्रिएट करते हैं, मोशन, मोशन किस फॉर्म में होंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरीके से
ऑर्गेनाइज फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से इनके अंदर मोशन होगा, वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स, तो एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या है, वही जूल, क्योंकि ये भी एनर्जी को ही एक्सचेंज करवाने का काम कर रही है। ओके, वर्क किस फॉर्म में एनर्जी जा रही है, वर्क की फॉर्म में जा रही है। ओके, तो जूल भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है, तो वही सारी यूनिट इसकी हो जाएंगी। जैसे कि 1 कैलोरी अगर है, 1 कैलोरी गिवन है, उसको कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन आपको आने चाहिए। 1 कैलोरी होती है 4.182 इतनी होती है जूल, राइट। एंड अगर आपको दिया हुआ है एटीएम लीटर, एटमॉस्फेरिक लीटर, मतलब वॉल्यूम एंड प्रेशर की टर्म में अगर आपके पास वर्क है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एटीएम लीटर की हो जाएगी, ये लीटर है, इसकी वैल्यू होगी 101.3 जूल। ठीक है, इतना होता है। तो ये आप लिख लीजिए, ये इनकी यूनिट्स होती हैं। ये बहुत ज़्यादा काम में आएगी आपकी एटमॉस्फेरिक जो लीटर है, ठीक है, एटीएम लीटर बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि चलिए अब हम देख लेते हैं इसका डेरिवेशन, छोटा सा देखते हैं, ज़्यादा नहीं, बस इसको समझते हैं कि वर्क होता क्या है। मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, किस वर्क की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, कि वर्क क्या होता है। देखिए जो मैंने लिखा था उसको आप वीडियो को पॉज करके पीछे उसको लिख लेना, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, यही है पीए, यही होता है। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रही हूं डेल्टा एक्स से, कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ जब फोर्स लगा तो, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या होता है, ए एन टू डी एक्स, तो ये हो जाएगा, मतलब जैसे किसी भी, ये कोई एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एंड ये मान लीजिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कि ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है, तो ये dx है। ओके, इस एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ये आया है। ओके, तो ये एरिया हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, वी लिख लूँ डेल वी, तो ये हो गया, इसकी जगह मैं लिख लेती हूँ डेल वी। ओके, तो ये हो गया P डेल V। तो देखिए जो वर्क है उसकी डेरिवेशन ये होगा, और अब हम याद रखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ठीक है। केमिस्ट्री में जब हम वर्क डन निकालते हैं तो उसमें इस तरीके से माइनस लगाते हैं, एंड ये जो प्रेशर होगा इसको हम लिखेंगे P एक्सटर्नल, राइट, P एक्सटर्नल। तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा वर्क डन का। ओके, समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए हम देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन IUPAC के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन क्या होगा, IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब वर्क डन, लिख लीजिए वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क कराया जा रहा है, हमारे पास ये पिस्टन है, इसको हम सिस्टम मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये कैसा है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। इसको हम मूव करा रहे हैं, जैसे इसके ऊपर हम फोर्स दे रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये प्रेशर हो जाएगा P एक्सटर्नल, राइट, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। अभी वर्क कैसे पता चलेगा, जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाया एंड ये पहुंच गया यहाँ पे, ये जो पिस्टन है, ये गैसेस जो है कंप्रेस होके ये यहाँ पे पहुंच गई, तो ये फाइनली यहाँ पहुंच गया। ओके, तो ये क्या था, V इनिशियल, मतलब इसका ये जो वॉल्यूम है इनिशियल था, ये V फाइनल हो गया। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है।
तो इस केस में क्या होगा कि एक तरीके से वर्क कैसा हुआ है, जब भी कभी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो कैसा होता है, पॉजिटिव। सो वर्क डन हम लेंगे पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम जब भी वर्क होता है तो वो सिस्टम को अच्छा लगता है कि मेरे ऊपर कोई काम कर रहा है, तो वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपके कोई हाथ पैर अच्छे से दबा रहा है तो आपके ऊपर काम होगा वो, ठीक है, तो उसको आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। समझ रहे हो? इसी तरीके से वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या आप काम करना चाहेंगे अपनी इच्छा से? नहीं, तो वो हो जाएगा नेगेटिव, राइट। अगर आप इससे काम करवाना चाहें सिस्टम से, तो जो गैसेस हैं, मान लीजिए वो प्रेशर लगा रही हैं, पी गैस लिख लूं, ठीक है, पी गैस अच्छे से लिख लेना। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो जब गैसेस ऊपर मतलब क्या लगा रही है, अपना प्रेशर लगाएंगी, ठीक है, ये मान लीजिए प्रेशर कम हो जाएगा, पी एक्सटर्नल अगर कम है तो ये इसको क्या कर देगा, पी जो गैसेस का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगा। तो ये मान लीजिए यहां से इतना एक्सपेंड कर गया, यहां से शुरू में इतना था, V इनिशियल एंड V फाइनल, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। ये क्या कर गया, एक्सपेंड हो गया ऊपर की तरफ, एक्सपेंड। तो इस केस में वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव। गैसेस को काम करना पड़ा पिस्टन के ऊपर, उसको ऊपर करना पड़ा, तो ये वर्क किसने किया, सिस्टम ने किया, इस वजह से ये हो गया नेगेटिव, हमने लिया इसको नेगेटिव। IUPAC यही बताता है कि जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो पॉजिटिव लेंगे उसकी वैल्यू, जब उसके आगे साइन हम पॉजिटिव लगाएंगे, राइट। वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, हीट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, बस उसके आगे हम साइन देख रहे हैं कि क्या लगा रहे हैं। अगर रिलीज हो रही है तो नेगेटिव, एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या है, अगर बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है तो नेगेटिव, अगर आपके ऊपर सिस्टम के ऊपर कोई काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। बस ये साइन है जो कि हमें लगाने हैं, समझ रहे हो? ओके, हो गया। अब देखिए इसी केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चलेगी, जो देखिए V फाइनल एंड इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलें, डेल V, ठीक है। ये हो गया डेल V, डेल V, ओके। तो अब देखो डेल V जो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम लिख लीजिए, चेंज इन वॉल्यूम, उसकी वैल्यू हम कब लेंगे। अब आप देखो, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, मतलब कब, जब एक्सपेंशन हो रहा है, तो मैं यहां लिख लेती हूं, इसको साफ कर देती हूं, आप एक बार नोट कर लीजिए। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव होगा। बट अब एक बात ऑब्जर्व करिए कि इसके अंदर जो वॉल्यूम हुआ है उसका तो नुकसान हुआ है, उसका बेचारे को लॉस हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज। जो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। देखिए समझने की बातें हैं, समझ में आ गया तो रटना ही नहीं पड़ेगा आपको, रटेंगे तो हमेशा भूल जाएंगे इन चीजों को, कंफर्म है ये चीज, ठीक है। कंप्रेशन हुआ, पता है कंप्रेशन हुआ, वॉल्यूम तो कम हो रहा है, कम हो रहा है तो हम उसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अब आपके ऊपर कोई काम कर रहा है तो सिस्टम को अच्छा लग रहा है तो उसकी वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं क्या, जब एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब इस केस में बाय द सिस्टम अगर वर्क हो रहा है, ठीक है, बाय द सिस्टम अगर वर्क होता है मतलब एक्सपेंशन है, इसका मतलब ये है, ठीक है, एंड इसका मतलब ये है एक्सपेंशन, मतलब क्या होगा उसकी वैल्यू, वर्क की वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव। इसको बेचारे को काम करना पड़ रहा है सिस्टम को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, ओके। अब इस केस में वॉल्यूम का तो फायदा हो गया ना, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, खुश हो जाएगा कि मेरा तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम खुश हो जाएगा, सिस्टम बेचारा दुखी हो जाएगा कि मुझे काम करना पड़ रहा है, ओके। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप इनके साइन कन्वेंशन याद रख सकते हैं, जो कि याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। कंप्रेशन हुआ है, क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है तो क्या होगा, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, एक बार इन सबको अच्छे से मैं लिख लेती हूँ,
ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि वर्क एंड हीट कब पॉजिटिव या नेगेटिव इनके साइन होते हैं। सेम है, ठीक है, सेम साइज की वजह से नहीं बने। ओके ये पिस्टन है। ओके यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंशन, वर्क डन क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, वर्क डन क्या होगा जब एक्सपेंशन होगा, तो वर्क डन की वैल्यू हम मतलब माइनस साइन लगाएंगे। हीट की वैल्यू, जैसे मान लीजिए इसमें से जब भी हीट जो है रिलीज हो रही है बाय द सिस्टम हीट रिलीज होती है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा किस केस में, हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव। और डेल वी की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, मतलब डेल वी इनके बीच जो डिफरेंस है वो एक तरीके से हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, मतलब वी की वैल्यू क्या करेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब डेल वी की ही वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें इसमें पढ़ना है पी डेल डी वी, ठीक है, पी डेल वी यही होता है, तो इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे जब एक्सपेंशन हुआ है तो, क्योंकि वॉल्यूम तो फाइनली आप देख सकते हैं वॉल्यूम में तो इंक्रीमेंट हुआ है ना। ओके तो ये पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब इसमें वर्क डन क्या लेंगे, कंप्रेशन अगर हो रहा है तो कंप्रेशन, तो क्या होगा, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर काम हो रहा है। एंड डेल वी अगर हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव, मतलब वॉल्यूम ओवरऑल देखेंगे तो कम ही हो रहा है, ठीक है, पहले तो इतना था अब इतना हो गया, तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे, यहाँ पे इसके लिए साइन नेगेटिव लगाएंगे। अब क्योंकि वैल्यू है, मान लीजिए आपने इसके ऊपर काम किया, आपने इसको एनर्जी दी है सिस्टम को, जब सिस्टम को एनर्जी दी जाती है मतलब जब एब्जॉर्ब होती है तो हीट की फॉर्म में, ओके, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, मतलब एब्जॉर्ब हुई है हीट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हुई है, लिख दिया मैंने। ओके तो ये सारी बातें हैं इनके साथ। अब देखो, अब हम देखते हैं इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मतलब जो टोटल जो एनर्जी होती है यूनिवर्स की वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके अब हम इसको तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दिया गया है W, जो कि क्या है, वर्क है, आपको पता है वर्क क्या होता है, Q हीट, एंड डेल U की मतलब है इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये तो दोनों आपको पता चल गए। एंड अब हमें समझना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हीट एंड वर्क के ऊपर। अब आपको पता है कि कोई भी सिस्टम जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है, इंटरनल एनर्जी की बात करें, एनर्जी का ट्रांसफर टू वेज में ही हो सकता है, या तो वर्क करके या फिर हीट ट्रांसफर करके, ओके, दो ही वे में हो सकता है। तो अब हमें ये समझना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं यू से, या फिर कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा ई से भी, ये इंटरनल एनर्जी होती है, एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट
जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की एनर्जी का अगर हम सम कर देते हैं, डिफरेंट टाइप की एनर्जी होंगे, उन सब का सम ही होगा इसकी इंटरनल एनर्जी। मतलब किसी भी सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो उसके अंदर हर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट एनर्जी मिलेगी, किसी की वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ठीक है, डिफरेंट एनर्जीज मिलेगी, ट्रांसलेशनल। तो बहुत सारी एनर्जीज जो होंगी उन सभी का सम हम कर दें पर मॉलिक्यूल की एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं उनकी भी डिफरेंट एनर्जी होगी, अगर उन सभी का सम हो जाए तो वो हो जाएगी सिस्टम की एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, जैसे केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, उसमें जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एंड हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड एनी अदर, बहुत तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं, एनी अदर एनर्जी। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। मतलब कितनी तरीके की एनर्जी हो सकती है, जैसे आप हैं तो आपके अंदर कितनी तरीके की एनर्जी हो सकती है, आपके अंदर बहुत तरीके की एनर्जी हो सकती है कि आप फिजिकल वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड कोई मेंटली भी कोई काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट तरीके की आपके अंदर भी एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। अगर आप अपने आप को एक सिस्टम मानते हो तो आपके अंदर भी डिफरेंट तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं। तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से जो सिस्टम होता है उसकी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्यूटली। अगर मैं आपको बोलूं कि टेम्परेचर क्या है इस सिस्टम का, तो आप मेजर करके बता सकते हैं, किसी को भी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करेंगे, ठीक है, किसी भी टूल को आप यूज करेंगे एंड उसको मेजर करके बता देंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका वॉल्यूम क्या है तो वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप इसकी इंटरनल एनर्जी को बताइए कि इसमें कितनी इंटरनल एनर्जी है, उसकी वैल्यू बताइए, तो एक्सपेरिमेंटली आप इसको मेजर नहीं करते। ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता इंटरनल एनर्जी को मेजर करना, क्योंकि देखिए एक मॉलिक्यूल है उसके पास डिफरेंट टाइप की एनर्जीज प्रेजेंट होंगी, बहुत तरीके की एनर्जी रख सकता है एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे तो बहुत सारी गैसेस भी हो सकती है, एक गैस है तो भी उसकी बहुत सारी एनर्जीज मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो डिफरेंट टाइप की जो एनर्जीज हैं उनको हम एब्सोल्युटली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते क्यों हैं, अब देखिए इनकी वैल्यू सिर्फ हम नोटबुक लेके पेन लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, बट ये एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं हो सकती, ओके। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, सब कुछ अच्छे से मैंने क्लासिफाई करके बताया, ठीक है। ये समझ में आया कि इसको एब्सोल्यूट वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम की, ओके। तो कर क्या सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। सो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी we can measure change in internal एनर्जी। चेंज कितना होगा वो बता सकते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, ये किसी एक स्टेट में प्रेजेंट है कि इसकी यहाँ पे टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम ये है, नंबर ऑफ मॉल्स ये है, ठीक है, एंड इसकी जो दूसरे स्टेट में मतलब पहुंचा, इसमें कुछ चेंज हुआ, कोई प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से दूसरे स्टेट में पहुंचा, तो वहां पे इसके इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस सारे वेरिएबल्स में कुछ चेंज आएगा। तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए इसकी एनर्जी यहाँ पे U1 थी, यहाँ पे हो गई U2, तो इनके प्रोसेस के ड्यूरिंग कितनी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे चेंज हुई, तो ये हम मेजर कर सकते हैं। ये हम डायरेक्टली मेजर करके नहीं बता सकते, ओके। मतलब एक्सपेरिमेंटली तो इम्पॉसिबल है, हम मेजर नहीं कर सकते, बस हम लिख रहे हैं इस तरीके से, ओके। तो इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं किया जा सकता।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल यू से मैं लिखूंगी, डेल ई से भी आप लिख सकते हो, राइट, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब इसकी एक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कि इसका पाथ क्या है, किस तरीके से इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है, सिर्फ ये बताएगी कि इतना चेंज हो गया है। इसको ये नहीं पता कि यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, लेकिन हाँ इतना पता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है, ठीक है, वो वैल्यू पता चल जाएगी कि इतना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये, मतलब इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि किस तरीके से ये चेंज आया है। ओके, अब अगर हम बात करें तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है, मास के ऊपर डिपेंड करती है, साइज के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, जिसकी साइज बड़ा है या फिर जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिसके अंदर कम है उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, और क्या बता सकते हैं इसके बारे में कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो इंटरनल एनर्जी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब तक हम इंटरनल एनर्जी, इंटरनल मतलब एनर्जी की बात करते आ रहे हैं, एक्सचेंज की, तो वो किस बेस पे कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी की। अब समझ में आया। तो एनर्जी को हम दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, हीट की फॉर्म में या फिर किसकी फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में। ओके, तो इतना तो आपको पता चल गया कि जब टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब जैसे कोई भी सिस्टम है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, स्टेट 1 to 2 में, तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी मान लीजिए यहाँ की है U1 एंड यहाँ की U2, ठीक है। तो ये जो U2 माइनस U1 हो गया, ये क्या हो गया, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। तो क्या हुआ, जैसे एक यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, ये यहाँ पे हो गया T2, तो जब मतलब क्या करेगी, हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी, मतलब हीट सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो हो रही है। हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट को शो कर रहे हैं, सिस्टम से सराउंडिंग में क्या हो रही है, हीट फ्लो करेगी, जहां पे हीट ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज उतना ही हो जाएगा, मतलब जितना T2 माइनस T1 होगा उतना ही डेल यू हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी में अगर आप चेंज करते हैं, इसका मतलब है उसके टेम्परेचर में उतना ही चेंज हो रहा है। एंड इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक एडियाबेटिक प्रोसेस हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें Q क्या है, 0 हो जाए। मतलब अगर हीट ही 0 हो गई तो किस तरीके से क्या हो सकता है, लेकिन इसमें वर्क 0 नहीं होता है, ये बात आप समझिए, इसमें ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखिए जैसे मेरे पास ये क्या है, पिस्टन है, ओके, कैसा पिस्टन है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो जो अगर मैं कंप्रेशन करती हूँ, कंप्रेशन हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रहे हैं हम, ठीक है, पी एक्सटर्नल इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, ये पिस्टन यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है, यहाँ मूव कर जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, साथ में देखिए जब भी कंप्रेशन होता है इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर कोई वर्क होता है, तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जब सिस्टम के ऊपर आप वर्क करते हो, इसका मतलब है कि क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए जो इंटरनल एनर्जी है वो एक तरीके से क्या होती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी। जब कंप्रेशन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एडियाबेटिक मैंने बोला, मतलब हीट ना तो यहाँ से बाहर जा सकती है और ना ही अंदर आ सकती है, ये बात अच्छे से समझिए। एडियाबेटिक का मतलब हुआ है कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट का ट्रांसफर
नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, वर्क करेंगे तो ये यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट होंगी तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, एक तरीके से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब उनमें इंटरेक्शन होंगे, कंप्रेस कर रहे हो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो रही है। तो जब हम समझ सकते हैं, जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो एनर्जी जो होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, हीट नहीं सॉरी यू, जो डेल यू होगा एक तरीके से चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो पॉजिटिव होगा, मतलब इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब उसके ऊपर आप काम करें तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब देखो, अगर आपने क्या किया, एक्सपेंशन किया, एक तो क्या है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब हीट तो अपने आप तो बाहर जा नहीं सकती, बस काम जरूर हो सकता है। अगर यहाँ का प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा एंड यहाँ की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम क्या करें, मतलब इसका प्रेशर, गैस का प्रेशर ज्यादा है, हीट तो बाहर नहीं जा सकती, कि एनर्जी दो ही फॉर्म में जा सकती है, या तो हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में, तो हीट तो नहीं जा सकती क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब क्या करें, अब ये क्या कर जाता है, जैसे एक्सपेंड कर जाता है, ये जो पिस्टन है ये एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, ये इसका इनिशियल है, मान लीजिए यहाँ पे चला जाता है, एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, एक्सपेंशन हो गया, तो ये जो गैस है यहाँ पे, तो क्या हुआ, इधर भी मतलब गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ की जो सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, वो कहाँ चलेगी, एक्सपेंड होने में चलेगी। कुछ तो काम किया, जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो इसका मतलब इसको एनर्जी दे रहे हो, इसके ऊपर काम कर रहे हो तो इसकी एनर्जी वेस्ट कहाँ हुई, इसके अंदर तो एनर्जी आई है। जब इसको काम करना पड़ रहा है इसका मतलब इसने एक्सपेंशन में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, मतलब काम करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, बाहर नहीं गई वो एनर्जी निकल के, सिर्फ क्या हुआ, एक्सपेंड करने में इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डेल यू जो होगा, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। समझ रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे लिखूं तो जो इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। समझ गए, तो यही होता है एक तरीके से। हम बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे आप समझिए, जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो गैसेस के अंदर क्या हुआ है, वर्क कर रहे हो तो इसकी अंदर जो टेम्परेचर है एक तरीके से एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि इसके अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, अंदर का टेम्परेचर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब आप यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे जब एक्सपेंड करती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, जब एक्सपेंड कर गई कुछ वर्क हो गया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ, इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी कम हो गई। ओके, समझ गए। अब देखिए इस लॉ को हम देखते हैं, देखो इसको हमने ऐसा क्यों बोला कि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब अगर हमने Q इज इक्वल टू 0 कर दिया एंड W इज इक्वल टू 0, मतलब एनर्जी का फ्लो हो ही नहीं रहा, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी। मतलब देखिए आपको पता है कि एनर्जी हीट के थ्रू या फिर वर्क के थ्रू ही एक्सचेंज हो सकती है। जब ये दोनों ही 0 हो गए तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0, उसमें चेंज भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो डेल यू भी क्या हो जाएगा, 0। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो टोटल जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, इसमें मतलब ना तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये है इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, अब हम देख लेते हैं कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो पहले आप डाल लीजिए हेडिंग रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में भी एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी आपको दो तरीके से पढ़ना होगा, एक तो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन, राइट। इसी तरीके से जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसमें भी आपको क्या पढ़ना होगा, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। समझ गए इस चीज को।
ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक बात आप याद रखिए, जब भी आपको रिवर्सिबल प्रोसेस दिखे तो आप क्या सोचेंगे कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, आइडियल प्रोसेस। जितने भी आइडियल प्रोसेस हैं वो कैसे होंगे, हाइपोथेटिकल। एक्चुअल में तो होंगे ही नहीं, ठीक है, ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, एक्चुअल में ऐसा कोई प्रोसेस होता नहीं है। तो ये कैसे प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होंगे वो हाइपोथेटिकल होंगे, आइडियल प्रोसेस इनको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल प्रोसेस। अब देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, रिवर्सिबल जो कि रिवर्स हो सके, इरिवर्सिबल जो कि रिवर्स ना हो सके, ठीक है। अब इसमें चलिए इस तरीके से हम समझते हैं, जैसे पहले मैं ले लेती हूं, ये कोई मेरे पास पिस्टन है, ठीक है, नीचे बनाती हूं, यहां मेरे पास ये कोई पिस्टन है, ओके। अब मैं क्या कर रही हूं, कंप्रेशन वाला पहले हम ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर जैसे मेरे पास है 5 kg सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है, सैंड है, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, 5 kg सॉइल है मेरे पास, मिट्टी, ओके। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एक पार्टिकल इसके ऊपर गिरा रही हूँ, एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल गिराया मैंने, फिर और पार्टिकल, इस तरीके से मैं एक एक पार्टिकल इसके ऊपर गिरा रही हूँ। तो जब मैं क्या करती हूँ, 5 kg है मेरे पास और सारे के सारे पार्टिकल इसके ऊपर गिराने हैं, ओके। तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, एक पार्टिकल मैंने इसके ऊपर गिराया, एक पार्टिकल सॉइल का कितना छोटा होगा, बहुत ही छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई फर्क हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक पार्टिकल अगर इसके ऊपर गिरा तो मतलब क्या हुआ, इसके वॉल्यूम में चेंज आया, मतलब ये थोड़ा नीचे हो गया। जब एक पार्टिकल इसके ऊपर गिराया तो थोड़ा नीचे हुआ, फिर रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल हमने गिराया उसकी वजह से जो फोर्स लगा, जो प्रेशर लगा नीचे की तरफ, ठीक है, गैस के ऊपर, इसमें जो प्रेशर लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर का जो प्रेशर है वो अंदर के प्रेशर के इक्वल हो गया, जब ही तो रुका, ठीक है। जब P एक्सटर्नल यहाँ पे क्या लगेगा, अंदर की साइड से लगेगा गैसेस का प्रेशर, P गैस। तो देखिए जब हमने एक पार्टिकल यहाँ पे गिराया तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आया, इसका मतलब ये प्रेशर एक बार के लिए बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, बिल्कुल थोड़ा सा। एंड जितना बढ़ा प्रेशर, जितना इंक्रीज हुआ, जितना मतलब थोड़ा सा, पहले शुरू में क्या था, यहाँ पे क्या था, इक्विलिब्रियम था, मतलब अंदर का बाहर का प्रेशर इक्वल था। इनिशियली प्रेशर दोनों ही P एक्सटर्नल एंड P गैस इक्वल थे, तभी तो ये क्या था, इक्विलिब्रियम पे था एक, ठीक है। मतलब ये पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ था, इसका मतलब दोनों का प्रेशर अंदर का बाहर का इक्वल है। अब मैंने एक पार्टिकल यहाँ पे गिरा दिया, इसका मतलब थोड़ा सा ये नीचे आया। नीचे क्यों आया, क्योंकि P एक्सटर्नल में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, तभी तो ये नीचे आया। बस उतना ही नीचे आया जितना कि इसका वेट होगा, ठीक है। और फिर ये बैलेंस हो गया, मतलब गैसेस ने भी ऊपर से क्या लगाया, नीचे से क्या लगाया, प्रेशर लगाया। तो यहाँ पे आके मान लीजिए इतना इसने डिस्प्लेसमेंट किया, उसके बाद ये रुक गया, ठीक है, यहाँ पे रुक गया। फिर हमने एक और पार्टिकल डाला, फिर यहाँ पे ये फिर से नीचे आया एंड देन रुक गया। इसका मतलब यहाँ पे भी फिर ये दोनों इक्वल हो गए, तभी तो रुका। फिर इस तरीके से करते करते, मतलब जैसे कि इसने बहुत इतना, मान लीजिए ये हमारा फाइनल है, V फाइनल, V इनिशियल। यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, धीरे 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 करके सारे एक एक पार्टिकल करके मैंने 5 kg मिट्टी को खत्म कर दिया, ठीक है। सारी मिट्टी यहाँ पे डाल दी धीरे धीरे करके, ओके, डाल दिया। तो मतलब फाइनली मेरा जो पिस्टन है वो यहाँ पहुंच गया, इसका वॉल्यूम इतना बचा है गैस इसका। अब यहाँ पे आके ये इक्विलिब्रियम में आ गए, बाहर का प्रेशर एंड अंदर का जो गैस का प्रेशर है वो इक्वल हो गया, मतलब इससे ज्यादा और कंप्रेस नहीं हो रहा इस वेट के लिए। समझ पा रहे हैं? तो अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो है, अगर मैं यहाँ से एक पार्टिकल उठा लूं, ठीक है, ये क्या हुआ था, अभी कंप्रेशन हुआ था, कंप्रेशन। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैंने एक पार्टिकल शुरू में यहाँ पे डाला तो इतना सा इसके अंदर चेंज आया। मैं इसको लिख लेती हूँ dV, डी मतलब स्मॉल चेंज, बहुत ही स्मॉल चेंज, ठीक है, बहुत ही स्मॉल चेंज आया वॉल्यूम में, जो कि हमें ऑब्जर्व भी नहीं होगा, ठीक है, हमें ऑब्जर्व भी नहीं होगा और ये इतना धीमे होगा, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होगा।
बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, बहुत धीरे होगा, ठीक है। एंड ये जो चेंज आया है बहुत थोड़ा, तो डीवी 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 डीवी, तो यहाँ का मैं लिख लूँ अगर ये डेल्टा वी, मतलब टोटल कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये तो मतलब बहुत सारे डीवी 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 मिलके इनफाइनाइट, क्या लिख सकती हूँ मैं, इनफाइनाइट डीवी डीवी मिलके, एंड तब ये फाइनली हमें वॉल्यूम मिला है। तो मतलब इसमें पहली बात तो क्या, चाहे कंप्रेशन हो या फिर एक्सपेंशन हो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अब देखो मैं एक्सपेंशन को भी यहाँ यहीं से आपको समझा देती हूँ। अब क्या होगा, जैसे मैंने एक पार्टिकल यहाँ से उठा लिया, एक पार्टिकल यहाँ से रिमूव किया, ठीक है, तो यहाँ था स्टार्टिंग में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन अगर पढ़ते हैं, एक्सपेंशन, यहां से मैंने एक पार्टिकल को निकाल लिया, सिर्फ एक पार्टिकल को, तो जितना पहले इसमें चेंज आया था इस पाथ में, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, अब जितना एक पार्टिकल उठाया तो थोड़ा सा ये ऊपर उठ गया, क्योंकि गैसेस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और ये जो प्रेशर है जो बाहर वाला, पी एक्सटर्नल, जो बाहर का एनवायरमेंट का जो प्रेशर है वो कम हुआ, ठीक है, फिर ये रुक गया जब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मैंने एक और पार्टिकल को उठा लिया, ओके, इस तरीके से करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, इस तरीके से रुकता 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 स्टेप बाय स्टेप आता चला गया। मतलब एक बार थोड़ा सा प्रेशर मैंने हटाया इसके ऊपर से, वेट हटाया, वो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मैंने हटाया, फिर ऊपर गया, फिर रुक गया, इस तरीके से रुक रहा है, बीच बीच में इक्विलिब्रियम में आ रहा है। मतलब जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो रहा है, इसका मतलब वो रुक रहा है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, जैसे मैंने सारे के सारे यहाँ पे 5 kg जो वेट था पूरा का पूरा मैंने उठा लिया, तो अब ये वापस से इसमें आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये हर स्टेप में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही मैंने एक उठाया तो वापस से उसी कंडीशन में आ गया, ठीक है। अगर मैं वही वेट वापस से रख दूं तो ये वापस से इधर चला जाएगा, समझ पा रहे हो। तो इनके बेसिस पे आप क्या समझ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए। पहला पॉइंट क्या है, इट अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप होंगे, एक पार्टिकल आप सपोज करके देखिए, एक पार्टिकल आप रखते हैं, कितना उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। इनफाइनाइट स्टेप एंड इनफाइनाइट टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है ये वेरी स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस है। मतलब ये इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, एक्चुअल में हो ही नहीं सकता। अगर आप रख देते हैं किसी प्रोसेस को इस तरीके से, एक एक पार्टिकल उसके ऊपर गिरता रहे, तो वो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन होगा नहीं, ओके। मतलब ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ओके, ये बोल सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या हम यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है P गैसेस के। मतलब जो गैसेस का प्रेशर है उसका मतलब ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। क्यों, ऐसा क्यों बोले, क्योंकि क्या है कि बिकॉज at each step it is at equilibrium। मतलब हर एक स्टेप के ऊपर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि बहुत, एक तो स्टेप बहुत छोटे हैं और फिर भी मतलब वो क्या हो रहे हैं, फटाफट वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब जो प्रेशर है वो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। बाहर का और अंदर का प्रेशर जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। तो मैं इसको साफ कर देती हूं। और पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसके, ईच स्टेप इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ईच स्टेप इन इक्विलिब्रियम, ओके। It can be reversed at every point, at any point। अगर आप किसी भी पॉइंट पे उसको रिवर्स करना चाहें तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेट रखा, छोटा सा वेट रखा, एक पार्टिकल रखा, तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा,
ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएगा, अगर मैं इसको उठा लूँ तो ये वापस से यहीं पे आ जाएगा। तो मतलब किसी भी पॉइंट पे आप इसको रिवर्स कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे इसके। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब है कि मतलब ये बहुत ही स्लो चल रहा है ये प्रोसेस, समझ में आया ये? ओके, अब इसमें भी आप क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, इनमें सब में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए समझ में नहीं आता, पहले इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप समझ पाएंगे। ओके, अगर हम इनकी बात करते हैं तो मैं इसको साफ कर देती हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, उसमें भी हम इन दोनों की बात करेंगे, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन की। अब मेरे पास ये वही पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अब मेरे पास, मैंने बोला 5 kg जो कि क्या थी, सॉइल, मैंने क्या किया, ये कंप्लीट मेरे पास किसी बैग में था, मैंने ये इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, इनिशियली क्या है, इनिशियल जो इसका वॉल्यूम है ये है। ओके, इनिशियल वॉल्यूम है। अब मैंने क्या किया, इसको रखने से पहले, अब मैंने रखा, जैसे ही इसको रखा तो ये फटाफट आके यहाँ आ जाएगा, सीधा यहाँ पे आके रुकेगा। मतलब जब ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब जब P एक्सटर्नल बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे आके P एक्सटर्नल एंड P गैस, जब ये दोनों यहाँ पे आके बैलेंस हो जाएंगे तो यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब इसका वेट बैलेंस हो चुका है। ओके, तब ये प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वेट की वजह से तो लग रहा है। ओके, तो ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। अब इनमें जो चेंज आया वो सडन चेंज आया है। एक बार आपने रखा, पिस्टन फटाफट यहाँ पे आ गया, इसका मतलब बीच में कहीं रुका है क्या, नहीं रुका। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली इधर ही आ गया। जब आपने इसको यहाँ पे रखा वेट को, तो ये फटाफट यहाँ पे आ गया, गैसेस कंप्रेस हो गई। ओके, तो ये क्या हो गया, डेल्वी। मतलब ये छोटे छोटे स्टेप में नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली अपने फाइनल स्टेप में पहुंच रहा है। मतलब इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप हैं, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो हमारे पास यही बनता है, इट अकर्स इन फाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट, फाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैं कंप्रेशन वाला करवा रही हूँ, पहले कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन करवाया तो क्या हुआ कि यहाँ पे P एक्सटर्नल वेट यहाँ पे रखोगे। शुरू में तो क्या था, इनिशियली क्या था, ये इक्वल था दोनों का। ठीक है, इनिशियली जो P एक्सटर्नल है वो इक्वल था P गैस के। ओके, अब जब आपने वेट रख दिया तो क्या हुआ, ये एकदम से बढ़ गया, P एक्सटर्नल ग्रेटर हो गया किससे, P गैस से। ठीक है, जब आप कंप्रेशन करा रहे हैं तो बढ़ गया, तो फाइनली ये यहाँ पे पहुंच गया। ओके, तो ये क्या होता है, एक तो फाइनाइट स्टेप होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेप है। एंड ये दूसरी बात क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट, इट अकर्स, इट इज रैपिड प्रोसेस। ये रैपिड है, फटाफट हो रहा है। ओके, फटाफट हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर आप चाहें कि इसको रिवर्स कराएं तो उस तरीके से रिवर्स नहीं होगा। अब क्या होगा, रिवर्स क्यों नहीं होगा, देखिए, जैसे ये वेट है मेरे पास, मैं इसको उठाऊं अगर, ठीक है, इस वेट को उठा लिया जाए, ठीक है, जब उठा लेंगे तो ये जो वॉल्यूम था ये वापस से पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन देखिए, ये जो गैसेस थी यहाँ पे प्रेजेंट थी, जो कंप्रेस हो चुकी थी, ओके, ये बिल्कुल धीरे धीरे अब एक्सपेंड होना शुरू होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितनी जल्दी से आपने इसको उठाया, ठीक है, तो ये गैसेस भी तुरंत उसी पोजीशन पे, मतलब उतना ही चेंज उनमें नहीं हो पाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसका जो अगर प्रेशर आपने कम किया है तो गैसेस का प्रेशर उतनी जल्दी से बढ़ नहीं रहा है। समझ पा रहे हो, ये तो आपने इसको उठा लिया, लेकिन इस प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप वापस इसके ऊपर ये वेट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन अब एकदम से आप उठाते हैं तो उस चीज को
रिवर्स नहीं कर पाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनको एक्सपैंड होने में, अपने पहले वाले स्टेट में आने में बहुत टाइम, मतलब कुछ टाइम लगता है। हम बोल सकते हैं कि रैपिड होता है, बट इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को, जैसे कि आपकी अभी जो फेज चल रही है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की और आपने एग्जाम ऐसे ही दे दिए, तो क्या आप उस एग्जाम को रिवर्स कर सकते हो कि नहीं, मेरे अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैं वापस से इसी एग्जाम को देने आ रहा हूँ आधे घंटे में कुछ पढ़ के? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो आपका टाइम है बच्चों, अभी जो चल रहा है, अगर वो निकल गया ना, तो वो कभी भी रिवर्स नहीं होगा लाइफ में, कभी भी रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। कुछ और हो जाएगा, हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर वो दे, उससे नेक्स्ट ईयर दे, या फिर कुछ और करें, ओके। ऐसे लाइफ तो हमारी चलनी है, लेकिन वो जो टाइम है, किसी का भी टाइम अगर एक बार निकल गया तो वापस नहीं आने वाला, ठीक है। इसी तरीके से ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल है। हमारी लाइफ जो है वो इरिवर्सिबल है अगर हम सोचे तो, क्योंकि हमारा टाइम कभी भी वापस नहीं आ सकता, पास्ट कभी भी हमारा प्रेजेंट नहीं बन सकता, ओके, समझ रहे हो। तो ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। फाइनाइट टाइम में होगा, लिख दिया मैंने, फाइनाइट स्टेप है एंड फाइनाइट टाइम में होगा। एंड इसमें पी एक्सटर्नल, जैसे अगर आपको क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, वो ग्रेटर होगा पी गैसेस में, गैसेस का अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो ये ज्यादा होगा। एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, पॉइंट क्या है, देखिए पी एक्सटर्नल किस में है, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो हम इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स is much greater than opposing force, opposing pressure, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए। मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, जिस साइड से आप फोर्स लगा रहे हो, जिस साइड से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स। कंप्रेसर में क्या हो जाएगा, बाहर वाला जो होगा पी एक्सटर्नल, वो क्या होगा, ड्राइविंग होगा, ये अपोजिंग हो जाएगा, जो इसको अपोज कर रहा है, ठीक है, जो इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, वो हो जाएगा। अब अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो गैसेस का प्रेशर जो ड्राइविंग हो जाएगा, एंड जो ऊपर वाला जो प्रेशर है वो कैसा होगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, ऑपोजिंग फोर्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। एंड इसमें क्या होगा कि इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम occur only at initial and final step, इसमें बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं आया। जैसे आपने वेट रखा, नीचे चला गया, जैसे आपने इसको उठाया, ये पिस्टन ऊपर आ गया, मतलब बीच में कहीं रुकता नहीं है, ठीक है, बीच में नहीं रुकेगा कहीं पे भी, ठीक है। अगर आप छत से कूद जाते हैं तो कहीं बीच में रुक सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन अगर आप स्टेयर्स के थ्रू जाते हैं तो कहीं पे भी रुक के वापस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपकी जो डेली लाइफ है, इससे रिलेट करके आप आराम से इसको समझ सकते हैं। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से। अगर आपकी हेल्प हुई है तो आप दूसरों की हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है, आप इसको शेयर करेंगे एंड इसको लाइक करेंगे, बस अगर आपकी हेल्प हुई है तो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, या तो इसका एक पूरा हम वीडियो बनाएंगे, या फिर वर्क डन जो होता है इन प्रोसेसेस को लेके चलेंगे, इनमें वर्क डन कैसे होता है, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल, ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये सबको हम डिस्कस करेंगे वर्क की फॉर्म में। मतलब एक तरीके से हम बताएं तो इनका जो एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ का, वो हम समझेंगे, प्रोसेसेस के थ्रू कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं, या तो उसको डिस्कस करेंगे या फिर हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।